खबर से शिकायत की सजा मौत। हाथरस से एक खबर है, छेड़खानी का विरोध करने पर दबंगों ने गोली मार दी। आरोपियों के खिलाफ थाने में शिकायत करने की सजा मिली। खेत में काम करते समय आपको बता दें कि ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई। हाथरस के सासनी थाना इलाके के नौजरपुर का ये मामला। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना का संज्ञान लिया है। सीएम ने कठोरतम कार्रवाई के आदेश दिए हैं। अपराधियों पर रासुका लगाने के भी निर्देश हैं। पुलिस ने एक नामजद हत्यारोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। लेकिन क्या शिकायत करने की सजा मौत हो सकती है, ये बड़ा सवाल है। हालांकि मामले का संज्ञान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया और आरोपियों पर रासुका लगाने के भी निर्देश दिए। लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या शिकायत करना सजा हो सकती है किसी के लिए। बता दें कि खेत में काम करते समय ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई। सीएम योगी ने घटना का संज्ञान लिया और सीएम ने कठोरतम कार्रवाई के आदेश दिए। अपराधियों पर रासुका लगाने के निर्देश हैं। पुलिस ने एक नामजद हत्यारोपी को गिरफ्तार किया है। बड़ी खबर हम आपको हाथरस से बता रहे हैं, जहां पर छेड़खानी का विरोध करने पर दबंगों ने गोली मार दी। क्या दबंगों के हौसले इतने बुलंद हैं? क्या दबंगों में पुलिस का कोई खौफ नहीं है? खेत में काम करते समय ताबड़तोड़ गोलियां चला दी दबंगों ने। हाथरस के सासनी थाना इलाके के नौजरपुर का यह मामला है, जहां पर छेड़खानी का विरोध एक पिता ने किया और उस विरोध की इतनी बड़ी सजा मिली कि उसे गोलियों से छलनी कर दिया गया। हालांकि सीएम ने मामले का संज्ञान लिया है और कठोरतम कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं। अपराधियों पर रासुका लगाने के भी निर्देश हैं। पुलिस ने एक नामजद हत्यारोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन बड़ी बात है कि आखिर इन अपराधियों पर लगाम कब लगेगी? आखिर कैसे अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो सकते हैं कि वो दिन दहाड़े जाकर किसी को गोलियों से छलनी कर दें? आपको बता दें कि खेत में काम करते समय चलाई गई ताबड़तोड़ गोलियां। हाथरस के सासनी थाना इलाके के नौजरपुर का ये मामला बताया जा रहा है। सीएम योगी ने घटना का संज्ञान लिया है। सीएम ने कठोरतम कार्रवाई के आदेश दिए हैं। अपराधियों पर रासुका लगाने के भी निर्देश हैं। पुलिस ने एक नामजद हत्यारोपी को गिरफ्तार भी कर लिया। हाथरस से आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां पर छेड़खानी का विरोध करना एक पिता को इतना भारी पड़ गया कि उसको गोलियों से छलनी कर दिया दबंगों ने। क्या दबंगों में पुलिस का खौफ नहीं है? क्या पुलिस का खौफ अब दिन ब दिन दबंगों के पास से खत्म होता हुआ जो नजर आ रहा है? आपको बता दें कि घटना का संज्ञान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी लिया है और अपराधियों पर रासुका लगाने के भी निर्देश दिए हैं। कठोरतम कार्रवाई करने के निर्देश है। पुलिस ने एक नामजद हत्यारोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। लेकिन बड़ा सवाल है कि आखिर इन दबंगों की हौसला अफजाई होती कहां से है? हाथरस में से पहले भी हमने एक घटना देखी थी, जो हाथरस जिसकी वजह से कुछ दिन सुर्खियों में रहा और आज एक बार फिर दबंगों ने एक बार फिर दबंगाई दिखाते हुए एक पिता की गोलियों से उसको छलनी कर दिया। और इसी खबर पर हमारे सहयोगी ललित कौशिक हाथरस से जुड़ चुके हैं। ललित, सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप ये पूरा मामला दर्शकों को बताएं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 16 जुलाई सन 2018 में जी जो मृतक हुए उनकी पुत्री के साथ छेड़खानी की थी जी इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। मुकदमा दर्ज होने के बाद में कोर्ट में केस चल रहा है। उसका दबाव डालते हुए, मुकदमा वापस लेने का दबाव डालते हुए जी और जो मृतक है ये अपने आलू की खुदाई करा रहे थे खेत पे। जब ही आए ये आरोपी आए, इन्होंने ताबड़तोड़ गोलियों से छलनी कर दी। मतलब है कि 3 गोलियां इनके लगी, इसके बाद में इनकी मौत हो गई। जी ललित, आपसे जानना चाहेंगे 2018 का ये मामला है, 2021 चल रहा है,
इतने टाइम पे क्या दबंगों ने किसी तरीके की कोई धमकी दे रहे थे परिजनों को? परिजनों ने बताया है कि पुत्री ने बताया है कि इनको धमकी दी गई थी कई बार। जी। हाँ, तो उसी क्या को लेकर नहीं तो फिर उसके बाद उन्होंने पुलिस से इस बात का जिक्र किया, पुलिस को इस बारे में नहीं बताया? अब पुलिस के बारे में बताया था, मतलब वो कोर्ट में केस चल रहा था ना, इसलिए पुलिस इसमें कोई इंटरव्यू नहीं दे सकती थी। अरे लेकिन अगर बताया था, कोई व्यक्ति बताई थी। ये कह रहा है कि उसको जान से मारने की धमकी दी जा रही है, जैसे कि भी आपने ही बताया कि उसकी बेटी लगातार इस बात को कह रही थी कि धमकियां मिल रही थी, मुकदमा वापस करने की बात कही जा रही थी, माना कि केस जो है वो मुकदमा चल रहा था कोर्ट में, लेकिन अगर किसी को धमकी दी जा रही है उसके बाद कोई सुरक्षा कुछ तो दी जाती है ना? हाँ, सुरक्षा तो दी जाती है, परंतु अब क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो इतनी जानकारी नहीं है मैम। जी ललित, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी खबर पर हमारे साथ अभिषेक सिंह लखनऊ से लाइव जुड़ चुके हैं। अभिषेक, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से लगातार अपराध बढ़ता जा रहा है, अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं, दबंगों की इतनी हिम्मत हो जाती है कि वो खेत पर काम करे एक युवक पर ताबड़तोड़ गोलियां चला देते हैं। या बिल्कुल, हाथरस की घटना एक बार फिर आई ओपनर की तरह साबित हो रही है। कानून व्यवस्था को लेकर जितने बड़े दावे किए जाते हैं, अधिकारी अपनी ही पीठ थपथपाते हुए नजर आते हैं, लेकिन ये घटना उन सारी चीजों की कलाई खोलने जैसी घटना के रूप में सामने आती है। जब हाथरस जैसे जिले में, जहां पहले भी कुछ घटनाएं हुई और जिसको लेकर के माहौल सेंसिटाइज था, पुलिस बल को पहले से ही ताकीद किया गया था, और जब भी जिले में इस तरह की घटना होती है वहां पहले से ही थोड़ा चाक चौबंद व्यवस्था हो जाती है पुलिस की। लेकिन वहां पर इतनी हिमाकत करते हैं बदमाश कि सरेराह एक युवती को छेड़ते हैं, और जब उनके पिता विरोध करते हैं तो उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग हो जाती है। तो ये अपने आप में घटना है, ये पुलिस के इकबाल की कहानी बयां कर रही है कि कैसे बदमाशों की नजरों में पुलिस का इकबाल गिरा है, और जिसके चलते वो सरेराह इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। हालांकि उसके बाद प्रशासनिक बात की जाए तो वहां पर चाक चौबंद व्यवस्था की गई, पुलिस की कई सारी टीम डिप्लॉय की गई हैं जल्द से जल्द बदमाशों को पकड़े जाने के लिए। साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से घटनाक्रम को लेकर सख्त दिशा निर्देश दिए गए हैं, एनएसए लगाए जाने की कार्रवाई को लेकर दिशा निर्देश दिए गए हैं, और ये भी मुख्यमंत्री की तरफ से ताकीद किया गया है कि बिल्कुल भी बख्शा ना जाए बदमाशों को। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह की घटनाएं होने के बाद ही इस तरह के दिशा निर्देश जारी क्यों होते हैं? देखिए अभिषेक, भले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बात का संज्ञान ले लिया हो, और हम लगातार कहते हैं कि मुख्यमंत्री की मंशा जो है वो बहुत अच्छी है, क्योंकि वो जिस तरीके से लोगों के बारे में सोचते हैं या उसके बाद जिस तरीके से वो कार्रवाई के आदेश देते हैं, लेकिन अगर हम लगातार प्रशासन की बात करते हैं कि आखिर पुलिस के अधिकारी क्या करते हैं, पुलिस के आला अधिकारी किस बात का पैसा लेते हैं, किस बात की तनख्वाह उठाते हैं, अगर उनके ही क्षेत्र में इस तरीके की चीजें हो जाती है। हाथरस का जो कांड है, अभी जब हमने अपने सहयोगी से बात की तो उन्होंने बताया कि 2018 का मामला है, 2021 पे आज हम खड़े हैं, कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, और परिजनों का ये भी कहना है कि लगातार वो धमकी दिया जा रहा था, जो विरोधी पार्टी उसकी तरफ से लगातार धमकी दी जा रही थी कि आप इस मुकदमे को वापस ले लें, मुकदमे को वापस ले लें। उसके बाद परिवार जाके इस बात की गुहार भी थाने में लगाता है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। तो आप इंतजार कर रहे थे ना उस व्यक्ति के मरने का, तब जाके आज आप गिरफ्तारी भी कर रहे हैं, आप संज्ञान में भी ले रहे हैं मामले को। हाँ बिल्कुल, ये टीजिंग हो, छेड़खानी, निश्चित तौर पर इस तरह की घटनाक्रमों को रोकने के लिए पायलट पेट्रोल के रूप में पिंक पेट्रोल शुरू किया गया है लखनऊ में। मिशन शक्ति की शुरुआत की गई है, जिसमें महिला हेल्प डेस्क सेंटर्स बनाए गए हैं सभी दफ्तरों में, सभी विभागों के। प्राइवेट विभागों में भी कुछ प्रक्रिया ऐसी की जा रही है, लेकिन इसकी शुरुआत फिलहाल लखनऊ में हुई है। हालांकि प्रोजेक्ट किस तरह से सक्सेसफुल रहा है इसको लेकर के कई बार समीक्षा हुई है, अभी भी इस पर लगातार काम चल रहा है, लेकिन इसे पूरे प्रदेश में लागू किए जाने की बड़ी जरूरत है। और शायद उसके बाद छेड़खानी जैसी घटनाएं या इस तरह की घटनाओं में कुछ गिरावट आ सकती है, लेकिन उससे पहले लगातार आए दिन इस तरह की घटनाएं पेश आती रहती हैं। खाली हाथरस ही नहीं, जहां पर ये घटना रिपोर्ट हुई है, कई ऐसे भी जिले हो सकते हैं जहां पर लोग डर के मारे घटना को रिपोर्ट भी ना करते हो। तो निश्चित तौर पर बड़े बदलाव की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि समाज का ढांचा जिस तरह विकसित हुआ है, इस तरह की घटनाओं से ये भी साफ पता चलता है कि
कैसे उनके हौसले इतने बुलंद हैं। पुलिस का खौफ मन में नहीं है कि वो लगातार इस तरह की घटनाएं न सिर्फ अंजाम देते हैं बल्कि रिटेलिएट करने वाले पर ताबड़तोड़ गोलियां चला देते हैं। बिल्कुल अभिषेक, और एक ये इसमें सोचने वाली बात है, क्या गोलियां चलाने से पहले दबंगों ने ये नहीं सोचा होगा कि इसके बाद उनका अंजाम क्या होगा? कहीं ना कहीं या तो उनको संरक्षण प्राप्त है, उनको इस बात का यकीन है कि हम अपराध करेंगे उसके बाद हमें बचा लिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये जो माइंडसेट हो गया है आजकल अपराधियों का कि हमें बचा लिया जाएगा और हमें तो इन नेताओं का संरक्षण प्राप्त है या पुलिस के साथ मिली भगत है, इस तरीके की चीजें हम हमेशा देखते हैं कि दबंगों के साथ ये चीजें हमेशा रहती हैं, जिसकी वजह से वो अपराध करते हैं और उसके बाद फिर उनको छोड़ दिया जाता है। बिल्कुल ये बात सही है कि कई बार कानूनी दांवपेच के चलते या लैक ऑफ एविडेंस की वजह से अपराधी छूट जाते हैं शिकंजे से कानून के, और शायद यही वजह होती है कि वो दोबारा इस तरह के अपराधों को अंजाम देते हैं क्योंकि वो सबक नहीं मिल पाता उन्हें, और शायद मन में एक बात भी आ जाती है कि इस तरह की घटनाओं को लेकर कानून की लचर व्यवस्था से वो आराम से बाहर निकल आएंगे कानून के शिकंजे से। ये जरूर हुआ है, लेकिन कई बार इस तरह की घटनाओं को लेकर बड़े कानून बनाए गए हैं, तब्दीलियां की गई हैं, निर्भया एक्ट बनाया गया है बाकायदा भारत सरकार की तरफ से। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी कई सारी स्पेशल विंग्स बनाई गई हैं महिला सुरक्षा को लेकर, चाहे वो 1090 की बात की जाए या फिर पिंक पेट्रोल की बात की जाए। इसकी शुरुआत फिलहाल लखनऊ में हुई है, और इस तरह की विंग्स का सीधा सा मकसद यह है कि कोई भी महिला जिसके साथ कहीं पर भी इस तरह की कोई घटना होती है तो वो असहज समझती है किसी पुलिस अधिकारी को ये बात बताना या थाने या चौकी तक जाना, लिहाजा उसके अपने दफ्तर में, उसके अपने कार्यालय में, उसके अपने बस स्टॉप पर कोई महिला पुलिस अधिकारी, पुलिस कर्मचारी मौजूद रहेगी। बाकायदा एक पिंक पेट्रोल की गाड़ी पेट्रोलिंग करने के लिए मौजूद रहेगी जो इन सारी चीजों को ऑब्जर्व करेगी, और महिलाएं भी एक महिला से मुखरता से अपने साथ हुई किसी भी अभद्र घटना को रिपोर्ट कर पाएंगी। तो निश्चित तौर पर इस कॉन्सेप्ट, इस आइडिया के साथ इसकी शुरुआत की गई है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लखनऊ के बाहर इसकी शुरुआत कब तक होती है, कितना तेजी से इसकी शुरुआत हो पाती है और उसके रिजल्ट्स क्या आते हैं, ये भी बहुत बड़ी बात होती है। बिल्कुल अभिषेक, हम बात अगर कर रहे हैं सीएम पोर्टल की भी अगर हम बात करें, अभी एक हाल ही में एक और पोर्टल लॉन्च किया गया था, जनता दर्शन करके एक पोर्टल अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है ताकि आम जनता उसमें अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सके। आखिर इन पोर्टल्स को बनाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्यों? क्योंकि अधिकारी अपना काम कर नहीं रहे, फरियादी फरियाद लेकर जाते हैं लेकिन उन्हें भगा दिया जाता है। इस तरीके की तमाम चीजें जो हैं वो हम अक्सर देखते हैं ऐसे प्रकरण में, ऐसे संदर्भ में कि हमेशा फरियादी फरियाद लेकर जाते हैं लेकिन उनकी फरियाद नहीं सुनी जाती। इसलिए ये तमाम पोर्टल्स बनाए जा रहे हैं, लेकिन पोर्टल्स में भी इतनी सारी कंप्लेंट्स हैं, आदमी कैसे सुनेगा? इसीलिए जगह जगह पे प्रशासन है, स्थानीय प्रशासन है, ताकि वो लोगों की बातें सुन सके। लेकिन हमारा जो ये सिस्टम है ना प्रशासन वाला, ये बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका है, बहुत ही ज्यादा लचर व्यवस्था है इसकी। यहाँ बिल्कुल, चाहे मुख्यमंत्री पोर्टल ITRS की बात की जाए, इंटीग्रेटेड सिस्टम बनाया गया था जिससे लोग अपनी बात कह पाए। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन सेंटर भी बनाया गया है जिससे लोग टेलीफोनिक अपनी परेशानियां बता पाए, किसी तरह के भ्रष्टाचार को रिपोर्ट कर पाए, अपने साथ हुई किसी घटनाक्रम जिसमें सरकार या अधिकारी उनकी बात नहीं सुन रहे या विभाग में कोई बात नहीं सुन रहा है तो उसकी रिपोर्ट कर पाए। लेकिन इन सारी चीजों की बात सबसे बड़ी ये है कि जब भी कोई शिकायत होती है तो पहले सिस्टम उसे स्क्रूटनाइज करता है, यानी उसको तथ्यात्मक रूप से देखता है कि वो शिकायत सही है कि नहीं, उसके बाद उस पर कार्रवाई होती है। और कई बार इसकी वजह से और लोगों के अंदर जागरूकता न होने की वजह से वो तथ्यपरक बातें नहीं बता पाते। कई बार हेल्पलाइन सेंटर्स पर, कई बार ITRS कंप्लेंट में पूरी डिटेल्स नहीं डाल पाते। अभिषेक, आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे, दर्शकों को ये पूरी घटना बता देते हैं। आपको बता दें कि 2018 में एक मामला हुआ था जहां पर एक युवती को छेड़ा गया था। छेड़छाड़ के बाद पिता ने इसका केस दर्ज कराया, जिसके बाद जो विपक्षी, जो विरोधी दल जिन्होंने छेड़खानी की थी उन पर मुकदमा दर्ज हुआ और उसके बाद केस पिछले 2018 से अभी तक चल रहा है। लगातार जो अपराधी हैं उनके परिवार वाले लगातार उनको केस वापस लेने की लगातार मांग कर रहे थे, लगातार उनसे ये कह रहे थे कि केस को वापस ले लिया जाए, धमकी दे रहे थे। परिजनों का आरोप है कि हम ये बात प्रशासन को लगातार बता रहे थे लेकिन प्रशासन ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की, और उसके बाद दबंगों की इतनी हिम्मत हो जाती है कि खेत पर काम कर रहे पिता पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी जाती हैं, उन्हें ताबड़तोड़ गोलियों से छलनी कर दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं आज जो सवाल है वो ये कि
इस तरीके से जो अपराध लगातार बढ़ रहा है, इनको संरक्षण कहां से मिल रहा है? क्या पुलिस का इकबाल वाकई खत्म होता हुआ नजर आ रहा है? क्या जो प्रशासनिक अधिकारी है वो सिर्फ नाम के अधिकारी रह गए हैं? इसी खबर पर हमारे साथ अभिषेक भी जुड़े हुए हैं। अभिषेक, हम लगातार बात कर रहे हैं कि जिस तरीके से ये जो हमारी पुलिसिया व्यवस्था है, हम हर बार इस बारे में बात करते हैं, हर बार हम इस पर डिबेट करते हैं। बड़ी वजह ये है क्योंकि हम आए दिन ऐसी घटनाएं देखते हैं जहां पर पुलिस की एक बड़ी लापरवाही हम देखते हैं। सतर्कता और जिसको कह सकते हैं कि हम जिस तरीके से पुलिस का कहीं पे हमने वाहवाही देखी हो, ये भी बहुत कम देखने को मिलती है। सबसे ज्यादा हम सिर्फ ये देखते हैं कि लापरवाही हो रही है। इसके लिए कहीं ना कहीं एक ठोस कदम उठाने की जरूरत है। या बिल्कुल स्पॉन्टेनियस घटनाओं को लेकर जिस तरह से इस घटना की बात की जाए, हाथरस में हुई जो दर्दनाक घटना है उसकी बात की जाए, तो स्पॉन्टेनियस घटनाओं को लेकर पुलिस में एक प्रोविजन बनाया गया था पेट्रोलिंग और गश्त का। उस पेट्रोलिंग और गश्त की निश्चित तौर पर कमी जरूर रही होगी कि कैसे किसी चौराहे पर, किसी सड़क पर, किसी शोहदे की इतनी हिमाकत हुई कि वो चलती सड़क पर सरेराह किसी युवती को, बालिका को रोककर उससे छेड़खानी या छीटाकशी करने की कोशिश कर रहा था, और वो भी तब जब उसके पिता उसके साथ में थे। तो निश्चित तौर पर पेट्रोलिंग की या गश्त की कमी की वजह से भी ये घटनाएं होती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम इस बात पर तब चर्चा करते हैं जब इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं। इसको रोकने के लिए जिले स्तर पर कई सारी ऐसी पेट्रोलिंग टीम बनाई गई है। एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया गया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जैसे ही शपथ ली थी, एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया था। इसके चलते बाकायदा इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए एक स्क्वाड थाने से तैनात किया जाता है। इसमें महिला कांस्टेबल्स, महिला सब इंस्पेक्टर्स और पुरुष कांस्टेबल्स और पुलिस सब इंस्पेक्टर्स मौजूद होते हैं। बाकायदा उनको लिए गाड़ी अलॉट होती है, वो इस तरह की घटनाओं पर जाते हैं, पेट्रोलिंग करते हैं, खड़े रहते हैं, वहां पर देखते रहते हैं, चाहे स्कूल और कॉलेजेस की छुट्टी हो रही हो, पार्क हो, गार्डन हो, वहां पर भी इस तरह की छेड़खानी को रोकने के लिए ये एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया गया था। लेकिन कई जिलों में हमने इसको निष्क्रिय होते हुए देखा, और शायद यही वजह थी कि आज भी छीटाकशी और छेड़खानी जैसी घटनाएं न सिर्फ पेश आ रही हैं, बल्कि उनको रोकने या रिटेलिएट करने वालों पर हमला होते हुए देखने को मिला है कई बार। जी बिल्कुल अभिषेक, अगर अब हम विपक्षियों की भी बात कर ले, विपक्षी दल जो हैं वो लगातार हमलावर होते हैं सरकार पे। हम उनको देखते हैं कि आए दिन वो कहते हैं कि जब से भाजपा की सरकार आई है तब से ये हो रहा है, जब से भाजपा की सरकार आई है तब से वो हो रहा है, पुलिस व्यवस्था खराब हो चुकी है। लेकिन हम जिस तरीके से लगातार खबरें देखते हैं और जितना हम लोग पढ़ते हैं, उसके हिसाब से ये समझ में आता है कि सरकारी किसी की भी रही हो, सरकार किसी की भी आए, सरकार किसी की भी जाए, लेकिन ये जो व्यवस्था, पुलिसिया व्यवस्था है, ये हमेशा ऐसी ही रही है। ये हमेशा इतनी खराब व्यवस्था रही है कि जब चीजें हो जाती हैं, जब किसी का मर्डर हो जाता है, जब कोई आत्महत्या कर लेता है या किसी की हत्या कर दी जाती है, इस तरीके के मामले जब आते हैं, तब हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं पुलिस जो है वो सक्रिय नजर आने लगती है। और क्योंकि उसके बाद प्रेशर इतना ज्यादा होता है, इतना ज्यादा प्रेशर होता है कि उसके बाद उनको अपराधियों को गिरफ्तार करना पड़ता है। तो अगर अपनी जिम्मेदारी हम पहले से ही समझ लेंगे तो शायद जो घटना बहुत ज्यादा हो रही है वो थोड़ा नियंत्रण में आ पाएंगी। बिल्कुल, हमेशा से ऐसा देखा गया है, जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो पुलिस इस तरह के जवाबों के साथ सामने आती है कि ये विकृत मानसिकता की वजह से है, और इस तरह की घटनाओं को, स्पॉन्टेनियस घटनाओं को रोका नहीं जा सकता। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि इसकी रोकथाम के लिए पेट्रोलिंग बढ़ाई जा सकती है, और जो जिला पहले से इतना सेंसिटिव हो, जहां पर इस तरह की घटनाएं हुई हैं, वहां पर पुलिस की व्यवस्था वैसे ही चाक चौबंद होनी चाहिए। हाथरस का नाम आज पहली बार हम नहीं सुन रहे हैं, इससे पहले भी कई बार चर्चा हुई है हाथरस को लेकर। पहली बार वहां इस तरह की घटना हुई, इतनी बड़ी घटना हुई थी कि पूरे देश तक हाथरस का नाम पहुंचा था। निश्चित तौर पर जहां पर इस तरह की पहले से ही घटनाएं हैं, वहां पर कम से कम कानून व्यवस्था को लेकर के चाक चौबंद नजरिया अपनाना जाना चाहिए था। जिले के जो कप्तान है, कम से कम उनको अतिरिक्त फोर्स इस बात के लिए जरूर डिप्लॉय करनी चाहिए कि वहां पर अगर इस तरह की कोई घटना होती है, कोई घटनाक्रम पेश आता है, तो मौके पर पुलिस कम से कम वहां रिटेलिएट कर पाए, ना कि बदमाश रिटेलिएट करके भागते हुए नजर आए। बिल्कुल अभिषेक, जैसे आपने बताया ना कि ये हाथरस की कोई पहली घटना नहीं है। ये हम सभी जानते हैं कि हाथरस अभी हाल फिलहाल में कितनी बड़ी घटना के लिए सुर्खियों में रहा। पूरे देश में हाथरस को लोग जाने लगे। हाथरस, उन्नाव, गोंडा, गोरखपुर, बांदा, ये कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर जो अपराध है वो चरम सीमा पर है, और वहां पर पुलिसिया व्यवस्था और ठीक होने के बजाय दिन ब दिन और लचर होती चले जा रही है। वहां पर जिम्मेदार अभी भी अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहे हैं। यहाँ बिल्कुल
बात है कि अब इस घटना का ठीकरा किसके सर पर होता है। और सबसे अहम बात ये भी है कि घटना होने के बाद गले में फांसी का फंदा किसके पड़ता है, फंदा किसके सर में पड़ता है, और चाहे वो पुलिस अधिकारी हो, पुलिस कर्मचारी हो, किनके सस्पेंशन और जिला बदलने की बात सामने आती है, ये बात की बात है। लेकिन पहले तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है हाथरस पुलिस के लिए कि जल्द से जल्द उन बदमाशों को न सिर्फ गिरफ्तार करे, बल्कि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से कड़े दिशा निर्देश दिए गए हैं कि एनएसए लगाया जाए और बख्शा ना जाए। अब क्या होता है, किस तरह से हाथरस पुलिस रिटेलिएट करती है, बदमाश कब तक गिरफ्त में होते हैं, ये देखने वाली अहम बात है। बिल्कुल अभिषेक, अब देखना होगा कि आखिर इसमें क्या कुछ निकलकर सामने आता है और कैसे ये व्यवस्था सुधरेगी। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक। हाथरस से आपको हम ये खबर बता रहे हैं जहां पर छेड़खानी का विरोध करने पर एक पिता को इतना महंगा पड़ गया कि उसे गोलियों से भून दिया गया। हम लगातार बात करें कि पुलिसिया व्यवस्था इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है, क्योंकि परिजनों ने आरोप लगाया कि हम लगातार इस बात की शिकायत कर रहे थे कि हमें जो विरोधी पक्ष है वो लगातार धमकी दे रहा है कि इसको वापस लेने की बात कर रहा है। आखिर पुलिस संज्ञान क्यों नहीं लेती है, आखिर क्यों फरियादियों की फरियाद नहीं सुनी जाती, और उसके बाद अंजाम हम ये देखते हैं कि किसी की हत्या कर दी जाती है, किसी को गोलियों से भून दिया जाता है, किसी का गला काटकर हत्या कर दी जाती है। इस तरीके की तमाम खबरें हम देखते हैं क्योंकि पुलिस पहले से संज्ञान नहीं लेती। और ये देखना होगा कि आखिर ये व्यवस्था कैसे सुधरेगी। हम लगातार इस बारे में भी बात करते हैं कि सरकार किसी की भी रही हो, लेकिन जिस तरीके से अपराध लगातार बढ़ रहा है और अपराधियों को बिल्कुल भी खौफ नहीं रह गया है पुलिस का, वो खौफ देखना बहुत जरूरी हो गया है कि खौफ वो बना रहे। फिलहाल यहाँ पर वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है मेरी सहयोगी प्रियंका मिश्रा के साथ।